नमस्कार दोस्तों, एडीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने देखी थी। उसके पश्चात पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हमने डिस्कस किया था दो परिकल्पनाओं के रूप में। दो परिकल्पना में एक परिकल्पना थी एक तारक परिकल्पना, जिसमें हमने इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना देखी थी, लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना देखी थी। उसके पश्चात हमें द्वैतारक परिकल्पना प्रारंभ करनी थी। तो आज इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे द्वैतारक परिकल्पना, और द्वैतारक परिकल्पना में हम देखेंगे जेम्स एंड जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, और चैम्बरलिन और माल्टन की ग्रहण परिकल्पना, रसेल की परिकल्पना, वाइजेस्कर की परिकल्पना, और नवीन परिकल्पनाओं के बारे में भी देखेंगे जो एक तारक और द्वैतारक परिकल्पनाओं से अलग है। ऑपवेल की परिकल्पना, ओटो स्मिथ की परिकल्पना, इस प्रकार की परिकल्पनाओं के बारे में भी देखेंगे। रोसगन की परिकल्पना, उनके बारे में नाम देखेंगे ताकि उनके तो नाम ही विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। ऑपवेल की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना के रूप में अपन अध्ययन करते हैं। ओटो स्मिथ की एक तारक धुली परिकल्पना देखते हैं, नौ तारा धुली परिकल्पना देखते हैं, नौ तारा परिकल्पना देखते हैं, विखंडन की परिकल्पना देखते हैं। ये विभिन्न खगोलविदों ने अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। उन परिकल्पनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले तो द्वैतारक परिकल्पनाओं के बारे में, उसके पश्चात नवीन परिकल्पनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना में हम सबसे पहले देखते हैं चैम्बरलिन एवं माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। पहली परिकल्पना देखते हैं। ये द्वैतारक इनको इसलिए कहते हैं कि इन्होंने पृथ्वी और अन्य ग्रह यानी सौर परिवार की उत्पत्ति दो तारों से उत्पन्न मानते हैं। इस कारण से इसे द्वैतारक परिकल्पना कहते हैं। जैसे एक तो सूर्य हो गया और एक अन्य साथी ग्रह से इन्होंने परिकल्पना उत्पत्ति मानी है। तो इन्होंने सबसे पहले देखते हैं द्वैतारक में चैम्बरलिन एवं माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं माल्टन चैम्बरलिन एवं माल्टन की ग्रहण परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? ग्रहण परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं माल्टन खगोलविदों के नाम है या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी देने वाले दार्शनिक वैज्ञानिकों के नाम है। इन्होंने परिकल्पना दी एनसीईआरटी के बुक में, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में परिकल्पना दी है, ऐसा लिखा हुआ 1900 ईस्वी में। लेकिन कहीं पे 1905 भी लिखा हुआ है, और इनकी परिकल्पना को 1919 में अलग अलग विद्वानों ने संशोधित किया था। तो चैम्बरलिन और माल्टन की परिकल्पना के रूप में देखते हैं इसकी परिकल्पना इन्होंने थ्योरीज क्या दी थी। द्वैतारक परिकल्पना नाम दिया है तो इन्होंने बताया कि एक तो था सूर्य, क्या था? सूर्य, और सूर्य का एक था साथी तारा, साथी तारा, सूर्य और साथी तारा था। सूर्य भी इन्होंने बताया कि वर्तमान से तो बड़ा था, कई गुना बड़ा था, लेकिन सूर्य के पास से एक साथी तारा गुजरा था, साथी तारा गुजरा था, और साथी तारा आकार में बड़ा था, और साथी तारा गुजरा तो सूर्य के जैसे ही ये नजदीक से गुजरा तो सूर्य के इस भाग से गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारे कण विखंडन के रूप में ग्रह यानी ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े विखंडित करके सूर्य के इस भाग को विखंडित करके
इसके बहुत सारे अणु, परमाणु टाइप के बहुत सारे सूक्ष्म तत्व या शुद्ध ग्रह रूप में ऐसे कण निकले थे, उनसे ही ग्रहों की उत्पत्ति के रूप में इन्होंने बताया था। सात ग्रह के आकर्षण के कारण, इस सात ग्रह के आकर्षण से ही सूर्य से विखंडित होकर वो ग्रहाणु के रूप में पदार्थ निकले थे। विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकले थे सूर्य की स्पार्क से, और निकले क्यों था? क्योंकि सात तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी, इस कारण से सूर्य से विखंडित होकर निकले थे। सात तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी। किसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी? तो सात तारे में। देखो, चैम्बरलिन और माइलटोन की परिकल्पना है, सूर्य के नजदीक से एक तारा गुजरा था और उस तारे के आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ अलग होकर निकले थे, लेकिन ये सात तारा अपने पथ पर चलता रहा, इनसे प्रभावित नहीं हुई। ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग तो हो गए थे, लेकिन ये तारा तब तक चला गया था, इसलिए ये तारे के साथ भी मिल नहीं पाया, ये कण, ये पदार्थ मिल नहीं पाए और ये सूर्य में वापस मिल नहीं पाए, और ये सूर्य का परिक्रमण करने लगे। ये पदार्थ भी सूर्य का परिक्रमण करने लगे, और इस प्रकार से इनमें, इन पदार्थों में जो बड़े बड़े पदार्थ थे वो तो केंद्रीकृत हो गए थे, घनीभूत होने लगे, और छोटे छोटे पदार्थ इनमें आपस में टकरा कर, जैसे मान लो ये कोई बड़ा पदार्थ था, छोटे छोटे पदार्थ थे, तो जो बड़ा पदार्थ था वो केंद्र के रूप में काम आने लग गया, और छोटे छोटे पदार्थ इनमें आपस में टकरा कर इसमें घनीभूत होने लगे, यानी ग्रह का निर्माण करने लगे। इस प्रकार से नौ ग्रहों का नौ ग्रह उत्पन्न हुए थे, और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। उस प्रकार से उन 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, ये बताया था चैम्बरलिन एवं माइलटोन ने ग्रहणु परिकल्पना के रूप में। इसी परिकल्पना को संशोधित किया था बाद में जेम्स एंड जैफरीज ने, उन्होंने बताया था ज्वारीय परिकल्पना, यानी ज्वार शक्ति के कारण सात तारे में ज्वारीय शक्ति नजदीक आने के कारण ज्वार उत्पन्न होने के कारण सूर्य का कुछ भाग अलग हुआ था। तो ठीक है, तो ये देखते हैं, ये तो देखा अपने चैम्बरलिन और माइलटोन की ग्रहण परिकल्पना। ग्रहण परिकल्पना एक बार वापस सुन लो। सूर्य के नजदीक से सात तारा गुजरा था, सात तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हो गए थे, आकर्षण अलग तो हो गए थे, लेकिन ये सात तारे के साथ न तो मिल सके थे और न वापस सूर्य के पास चले गए थे। अर्थात ये बाद में बड़े बड़े पदार्थ तो घनीभूत होकर केंद्रित होने लगे, तो बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे पदार्थों से छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ, और आपस में टकरा कर घनीभूत होने लगे, और ये सूर्य का परिक्रमण करने लगे ये पथ में, एक दीर्घ वर्ताकार पथ में। और ये भी सात तारा भी एक दीर्घ वर्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था, लेकिन ये तो पास से गुजर गया था, चक्कर नहीं लगाता था, ये पास से गुजर गया था, लेकिन सूर्य के ये चक्कर लगाने लग गए थे। कौन? ये ग्रह। ये तो बताई थी चैम्बरलिन और माइलटोन ने परिकल्पना है, और एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ ये परिकल्पना दी थी 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जेम्स एंड जैफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया ना? तो अगली परिकल्पना देखते हैं जेम्स एंड जैफरीज की। दूसरी परिकल्पना है जेम्स जीन्स एवं हेरोल्ड जैफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जैफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स ने तो इसमें 1919 ईस्वी में अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने 1929 में अपना संशोधन प्रस्तुत किया था। ये परिकल्पना वही परिकल्पना है जो चैम्बरलिन और माइलटोन ने प्रस्तुत की। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल बताया था, और इन्होंने ज्वारीय बल बताया था। पास से गुजरा था, तो ज्वारीय बल के कारण एक पदार्थ अलग हुए थे सूर्य के बड़े बड़े से विशाल पिंड से,
और उसको बाद में उसी भाग बचा उसको तो सूर्य का और अन्य पदार्थों को ग्रहों के रूप में वर्णित किया था। तो अब देखते हैं इसको माना सूर्य, और सूर्य को बताया वर्तमान से पहले बहुत बड़ा था, और साथी तारा सूर्य से भी बड़ा, ये हो गया साथी तारा। ये साथी तारा अपने दीर्घ वर्ताकार में भ्रमण कर रहा था, और जैसे ही इस पिंड से इस पिंड के नजदीक से ये साथी तारा गुजरा, तो साथी तारे के गुजरने के दौरान ही इस पिंड से बहुत सारे पदार्थ ज्वारीय शक्ति उत्पन्न हुई। ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करने के कारण, अपने ज्वार के कारण बहुत सारे पिंड या बहुत सारे पदार्थ निकल के अलग हो गए थे। बहुत सारे पदार्थ अपने आकर्षण के कारण अलग हो गए थे। आकर्षण अलग होने के पश्चात वो ये तो आगे निकल गया था अपने पथ से, लेकिन ये पदार्थ वापस न तो इस सूर्य में मिल पाए और न साथी तारे के साथ चल पाए थे। इस कारण से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए थे। ये शिगार के आकार का पदार्थ अलग हुआ था, शिगार के आकार का पदार्थ अलग हुआ था, और ये पदार्थ भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। और ये पदार्थ बीच में से तो बड़े आकार के थे और ऊपर के आकार शिखरों पे छोटे आकार के थे। इस कारण से सूर्य ये पदार्थ निकले थे ग्रहों के रूप में। वो भी बीच वाले ग्रह तो बड़े थे शुरुआत के, और अंतिम के ग्रह छोटे ग्रहों के रूप में उत्पन्न हुए, जैसे बुध शुक्र और पृथ्वी ये छोटे ग्रह हैं, और उसके बाद में बृहस्पति शनि ये बड़े ग्रह आ गए, वहां पर शुक्र अरुण वरुण छोटे ग्रह आ गए। तो इस प्रकार से फिलामेंट के रूप में बीच में से तो चौड़ाई वाला भाग उत्पन्न हुआ था, और किनारों से छोटे छोटे संकरा भाग उत्पन्न हुआ था इन पदार्थों के रूप में ज्वारीय शक्ति के कारण। इस कारण से बड़े पदार्थ को अधिक समय लगा था ठंडा होने में, और छोटे ग्रहों को ठंडा होने में कम समय लगा था। इस कारण से इनसे तो या तो उपग्रह बने, या उपग्रह बने ही नहीं, किसी के उपग्रह बने और किसी के नहीं बने, लेकिन बड़े ग्रहों के उपग्रह ज्यादा बने। क्यों ज्यादा बने? क्योंकि उनको ठंडा को जेम्स एंड जैफरीज की परिकल्पना में यही देखा था कि इस ज्वारीय प्रभाव के कारण ये पदार्थ निकले थे, उनमें किनारों के भाग तो छोटे रह गए और बीच के भाग बड़े हो गए थे। बीच के भाग बड़े होने से बीच वाले ग्रहों का आकार बड़ा हो गया, जैसे बृहस्पति और शनि के ग्रहों का आकार बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन शुरुआत के ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी इनका आकार छोटा रहा, और अंतिम वाले बृहस्पति अरुण वरुण इनका भी आकार छोटा रह गया था। इस कारण से ये बड़े ग्रह तो ठंडा होने में भी अधिक समय लगा था। इस कारण से इनके उपग्रहों की संख्या भी अधिक है, और छोटे ग्रहों को ठंडा होने में कम समय लगा था। इस कारण से इनके उपग्रहों की संख्या या तो है ही नहीं, और या है तो बहुत कम है। इस कारण से इस प्रकार की परिकल्पना प्रस्तुत की। ज्वारीय प्रभाव इनका जेम्स एंड जैफरीज या हेरोल्ड की परिकल्पना में मुख्य प्रभाव यह है, मुख्य बिंदु ये ध्यान रखना, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की, अर्थात साथी तारे के ज्वार के कारण ही सूर्य वाले भाग से कुछ पदार्थ बाहर निकले ज्वारीय शक्ति के कारण, और उनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। और चैम्बरलिन और माइल्टन ने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से के कारण वो ग्रह यानी ग्रह के छोटे छोटे अणु निकलकर सौर परिवार या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ था। उन्होंने तो ग्रहों यानी ग्रह के छोटे छोटे भागों से उत्पत्ति मानी है ग्रहों की, और इन्होंने मानी है ज्वारीय प्रभाव के कारण पदार्थ अलग हुए थे। इस प्रकार से इन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अब देखते हैं वाइजैकर की परिकल्पना, उनका नाम देखते हैं डिटेल में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। वाइजैकर की रसेल की परिकल्पना थोड़ी डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने एक युग्म तारा परिकल्पना प्रस्तुत की। इनकी परिकल्पना तो लगभग सेम ही है कि चैम्बरलिन और माल्टन की परिकल्पना को ही
जेम्स एंड जैफरीज ने संशोधन करके प्रस्तुत किया था। लगभग परिकल्पना में आपको डिफरेंस नहीं लगा होगा, क्योंकि चैम्बरलिन और माल्टन की परिकल्पना कोई आगे संशोधन प्रस्तुत जेम्स एंड जैफरीज ने किया था। लेकिन वाइजैकर की परिकल्पना देखते हैं, वाइजैकर की। इनके नाम से ही परिकल्पना का नाम है। इन्होंने 1943 या 43 में प्रस्तुत की थी, और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के व्यक्ति थे। वाइजैकर को कुछ लोग रूस के मान लेते हैं, उनको नाम से ऐसे लगता है रूस के हो सकता है, लेकिन रूस के नहीं, जर्मनी के हैं। और इन्होंने 1943 में परिकल्पना प्रस्तुत की। अब देखते हैं रसेल की परिकल्पना। रसेल की परिकल्पना का नाम है युग्म तारा परिकल्पना, अर्थात एक तो सूर्य वाला, सूर्य को तारा बोलते ही है, और दो अन्य तारों से इसकी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था रसेल ने। तो ये भी द्वैतारक परिकल्पना के अंतर्गत ही इसको अध्ययन करते हैं, ये भी द्वैतारक परिकल्पना का ही पार्ट के रूप में अध्ययन करता है, और रसेल की परिकल्पना को ही द्वैतारक परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करता है। तो रसेल की परिकल्पना का देखते हैं किस प्रकार प्रस्तुत की थी रसेल की परिकल्पना। रसेल की युग्म तारा परिकल्पना। युग्म तारा, युग्म का मतलब समझ गए, दो। युग्म तारा परिकल्पना किन्होंने प्रस्तुत की? रसेल ने प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि एक तो सूर्य था, उस समय सूर्य नाम नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसा कोई पिंड था बड़ा सा, समझ गए। एक था ये साथी तारा, और एक बड़ा सा तारा साथी तारे के पास से गुजरा। बड़ा तारा, बड़ा तारा रसेल की युग्म तारा परिकल्पना में सूर्य वाला भाग यूं मान लेते हैं, साथी तारा ये और एक बड़ा तारा। ये बड़ा तारा साथी तारे के पास से गुजरा, तो इस साथी तारे से पदार्थ अलग हो गए थे, समझ गए। उन्होंने तो सूर्य वाले भाग से अलग बताए थे पदार्थ, लेकिन इन्होंने रसेल ने बताया था कि सूर्य वाले भाग से पदार्थ अलग नहीं होकर साथी तारे से पदार्थ अलग हुए थे, और ये तारे भी अपने पथ पर चले गए थे, और ये बाकी बचा हुआ भाग इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, इसके चारों ओर घूमने लगे। जो पदार्थ निकले थे ना साथी तारे से, वो इस प्रकार इसके दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमने लगे थे, उनसे ही ग्रहों की निर्माण हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। किसने? रसेल ने। रसेल की परिकल्पना में तो नाम याद रखना, ऐसे पूछ सकते हैं युग्म तारा परिकल्पना किस खगोलविद ने या किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए कि रसेल नामक वैज्ञानिक ने युग्म तारा परिकल्पना प्रस्तुत की। बाकी आप समझ तो गए होंगे कहानी। एक साथी तारे से इन्होंने पदार्थ अलग होने की बात कही थी, जबकि उन्होंने जेम्स एंड जैफरीज और चैम्बरलिन और माल्टन ने तो सूर्य वाले भाग से ही पदार्थ अलग होने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने साथी तारे से पदार्थ अलग होने की बात कही थी। तो ये थी रसेल की युग्म तारा परिकल्पना। वाइजैकर की परिकल्पना के बारे में आपको डिटेल में ध्यान नहीं रखना, 1943 में प्रस्तुत की, और जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो ये तो हो गई द्वैतारक परिकल्पना। अब देखते हैं नवीन परिकल्पना, कुछ उनके कुछ नाम देखते हैं जो परीक्षा में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं। एक तारक परिकल्पना के बारे में हमने डिटेल से देखा, इमैनुअल कांट की वायु राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना में हमने देखा था जेम्स एंड जैफरीज की ज्वारीय परिकल्पना और चैम्बरलिन और माल्टन की ग्रहणु परिकल्पना। वाइजैकर की परिकल्पना भी हमने देखी थी, रसेल की परिकल्पना भी हमने देखी थी। अब देखते हैं कुछ नवीन परिकल्पना, और नवीन परिकल्पना के बारे में डिटेल में पढ़ने की बजाय उनके नाम ध्यान रख लोगे तो भी आपका बेड़ा पार है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उनके नाम देखते, जैसे ऑपवेल की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, ऑटो स्मिड की अंतर तारक धुली परिकल्पना, इस प्रकार के रोसगन की विखंडन परिकल्पना, उनके नाम देखते हैं। तो नवीन परिकल्पनाओं के नाम देखते हैं। नवीन परिकल्पना, नवीन परिकल्पना दो प्रकार के, एक तारक और द्वितारक थी, तो ये तीसरा
तीसरा खंड मान सकते हैं, इसको तीसरा भाग मान सकते हैं। इसमें एक देखते हैं, पहली परिकल्पना है ऑपवेन। ऑपवेन की परिकल्पना, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। एक देखते हैं ऑटो स्मिथ की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना हो गई। एक देखते हैं ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धुरी परिकल्पना। ऑटो स्मिथ की ऑटो ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धुरी परिकल्पना। अंतर तारक अंतर तारक धुरी परिकल्पना। धुरी परिकल्पना। रोल्सगन की विखंडन परिकल्पना। और व्हाइल और लिटिलटन व्हाइल एवं व्हाइल एवं लिटिलटन की नवतारक परिकल्पना। स्क्रीनशॉट लो। देखो वापस सुन लो। नवीन परिकल्पना के बारे में आपको ध्यान रखना, ऑपवेन की विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धुरी परिकल्पना, रोल्सगन की विखंडन परिकल्पना और व्हाइल एवं लिटिलटन की नवतारक परिकल्पना या नवतारा परिकल्पना। इस प्रकार की ये नवीन परिकल्पना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपन ने सारी की सारी डिटेल देख ली थी।